नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर और मिलवाते हैं मेहमान से हैं और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज की बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं स्तनपान सप्ताह पर विशेष होगा। साथ ही साथ आज बात करेंगे प्रदेश में उद्योगों के बारे में और साथ ही वृद्धों के लिए क्या कानून है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मिलवाएंगे आपको विषय विशेषज्ञ से भी, लेकिन सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। तो दर्शकों, दिन की शुरुआत हम तिथि के साथ करते हैं। देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, श्रावण माह, कृष्ण पक्ष तृतीया है, 4 अगस्त 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। तो ये तो थी तिथि। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है और हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। आइए नजर डालते हैं आज ही के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1886 में कोलंबिया ने संविधान अंगीकार किया। 1870 में ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। 1929 में अभिनेता गायक निर्देशक किशोर कुमार का जन्म हुआ। 1967 में विश्व के सबसे लंबे चिनाई बांध नागार्जुन सागर का निर्माण किया गया। 2008 में सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम को नवरत्न का दर्जा दिया। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। और ये सुविचार है स्वामी विवेकानंद जी के। बहुत ही अच्छा विचार है। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास सब कुछ होता है, वो धन की प्राप्ति वो कभी भी कर सकता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्तनपान सप्ताह के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। नवजात की माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्तनपान। आज इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर राजेश टिक्कर सर, शिशु रोग विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है राजेश सर आपका हम आज के हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही में आज हम बात करेंगे प्रदेश में उद्योगों के बारे में और आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्री तरुण कटारे जी, ओएसडी उद्योग विभाग से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे स्तनपान सप्ताह से। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे क्यों महत्वपूर्ण है स्तनपान? स्तनपान अमृत तुल्य होता है जी। और इसे पहला वैक्सीनेशन का भी दर्जा दिया गया है। जैसे कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही बताया कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में हम लोग विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। और ये पूरे सप्ताह को मनाने का जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि स्तनपान और माँ के दूध की महत्व सबको बताया जाए। बिल्कुल। स्तनपान करने वाले शिशु को प्रचुर मात्रा में रोगों से लड़ने की क्षमता रहती है, उसको एंटीबॉडीज़ और दूसरे तत्व मिलते हैं। जहाँ तक हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जो न्यूबॉर्न, जो नवजात शिशु जन्म लेता है, उसके बाद उसकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जो उसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स चाहिए, वो स्तनपान और माँ के दूध में पूरी तरह से प्रचुर मात्रा में होता है। उसको माँ के साथ बॉन्डिंग डेवलप होती है। बिल्कुल। और बच्चे के अलावा माँ को भी उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। और ऐसी बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि जो बच्चे स्तनपान 6 महीने तक स्तनपान करते हैं, सिर्फ स्तनपान करते हैं, जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड भी कहा जाता है, और 6 महीने के उपरांत 2 साल तक के स्तनपान चालू रहता है, उन बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। और आने वाले समय में भी बहुत सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और दूसरी प्रॉब्लम्स है या जो बीमारियां हैं, उनसे भी बच्चे का बचाव होता है और माँ को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है स्तनपान। और जैसा कि हमें पता है कि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जो कि प्रकृति का टीका भी कहा जाता है, इसे प्रकृति का पहला टीका क्यों कहा गया है? इसे प्रकृति का, जो जिसे हम टेक्निकल भाषा में कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, और इसे प्रकृति का पहला टीका भी इसलिए कहा जाता है कि ये
सही मायनों में अमृत तुल्य होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो नवजात शिशु जन्म लेता है और जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, वो माँ के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होती है। और जैसे ही वो जन्म लेता है तो एटमॉस्फेयर से उसका इंटरेक्शन होता है, जी। तो अलग अलग प्रकार की कुछ बीमारियों से सामना होता है, टेम्परेचर से सामना होता है, अलग अलग प्रकार के एटमॉस्फेयर से सामना होता है। तो इस कोलोस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार एंटीबॉडीज़ होती है रोगों से लड़ने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, जो कि उसके लिए भरपूर और संपूर्ण न्यूट्रिशन का एक तरीका होता है उसको करने के लिए। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो माँ का दूध होता है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक तो होता ही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे गाय का दूध होता है या भैंस का दूध होता है, वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, मतलब उस गाय के लिए या भैंस के लिए होता है। लेकिन जहाँ तक इंसान की माँ की बात है तो वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक और बेबी स्पेसिफिक होता है। जी। मतलब जो शिशु ने माँ से जन्म लिया है वो स्पेसिफाइड उस माँ के हिसाब से और बच्चे के हिसाब से वो दूध बनाए, और उसी में कोलेस्ट्रम की अपनी एक महत्व है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। सर, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, जो नवजात शिशु को जन्म देने वाली होती हैं, उनको कैसा आहार ग्रहण करना चाहिए जिससे उनको जो पहला दूध होता है वो आसानी से उत्पन्न हो? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जैसे जब बच्चा जन्म लेना है और बच्चे के जन्म होने के बाद कैसे आहार लेना है और उसके पहले उसकी तैयारी शुरू से होना चाहिए। जी। तो जो सामान्य तरीके से हम जो बात करते हैं कि एक जो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार होता है, उसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल हो, फाइबर हो, और पानी भी एक संतुलित उसमें हमें सेवन करना चाहिए। तो माँ को भी इन सारे कंपोनेंट्स को लेने के लिए साधारण भाषा में बोला जाए तो एक मिक्स्ड खाना खाना चाहिए, जिसमें दाल आती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में चलता है खाना, वो भारतीय संस्कृति के खाने को एक तरीके से संतुलित आहार ही कहा जाता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, मौसमी सब्जियाँ, कभी कभी गुड़, दही का भी इस्तेमाल होता है, घी का इस्तेमाल होता है, और मौसमी फल। इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें संतुलित आहार की पूरी तरीके से मिलता है। और माँ को क्योंकि बच्चा एक भ्रूण गर्भ धारण किया हुआ है तो कुछ विशेष आवश्यकताएं भी होती है। करीब 500-700 कैलोरीज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सामान्य महिला को जैसे हम मानते हैं कि 2200, 2300, 2400 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो जब भी गर्भ धारण करे कोई महिला तो उसको अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बहुत से मतलब है कि साधारण उसको ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। जो खाना खा रहे हैं उसमें विशेष प्रकार से खाने का विशेष ध्यान रखें कि तीन बार कम से कम खाना खाएं। नाश्ते का भी ध्यान रखें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बताया आहार कितना महत्वपूर्ण है। जब आप माँ बनने वाले होते हैं तो आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आपको कोई परेशानियाँ नहीं हो और आप स्तनपान भी अपने शिशु को अच्छे से करवा पाएँ। सर, सही तरीका क्या होता है स्तनपान करवाने का? क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है, जो नई माँ बनी होती हैं उनको नहीं पता होता है सही तरीका, तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो स्पेशली जो पहली बार माएँ बनी रहती हैं उनको बहुत सारे समय ये क्लिनिकल स्टडीज़ में भी और आए दिन प्रैक्टिस में भी देखने में आता है कि उनको कन्फ्यूजन्स होते हैं बहुत, कि मुझे दूध नहीं हो रहा है अच्छे से, और इन्हीं कन्फ्यूजन्स के कारण वो दूसरे ऊपर का दूध देना चालू कर देते हैं, जिससे कि बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, और ये बच्चे के एक तरह से के अधिकार भी है और माँ का भी अधिकार है, और दूध के अलावा दूसरा कुछ नहीं देना चाहिए। जहाँ तक तरीके का सवाल है तो थोड़ी सी वो टेक्निकल बातें हैं कि माँ को सबसे पहले तो शांत चित्त भी रखना चाहिए, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं पालना चाहिए, और कूल एंड काम मानसिकता के साथ में फीडिंग कराना चाहिए, और थोड़ी भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग अपनी एक अलग जगह पे फीडिंग कराना चाहिए। ये सारी स्थिति रहती है तो फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कम होने के चांसेस है। टेक्निकली देखा जाए तो जैसे एक ब्रेस्ट से करीब करीब 10 मिनट फीडिंग कराना चाहिए जी, और जब एक आंचल से फीडिंग हो जाए तब दूसरे आंचल में जाना चाहिए। और कुछ तरीके भी होते हैं जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि बच्चे को पकड़ना कैसे है, पकड़ने के बाद बच्चे को माँ का आंचल कैसे लेना है, और ये सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि कभी कभी इन्हीं कारणों से कि बच्चे को अच्छे से नहीं पकड़ा गया है, बच्चे ने माँ का आंचल अच्छे से नहीं पकड़ा है, उससे बच्चा दूध खींच नहीं पाता है, माँ को लगता है बच्चे का पेट नहीं भरा है, और इसके कारण कभी कभी
सेकेंडरी लैक्टेशनल फेल्यूर, या दूध नहीं आ रहा है, या तो माँ को लगता है कि दूध नहीं आ रहा और दूध नहीं पी पा रहा है, तो इन कारणों से थोड़ा सा फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके सवाल का शॉर्ट में जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि एक प्रॉपर तरीके से दूध पिलाना है, मानसिक रूप से शांत रहने की कोशिश करना है, बिल्कुल। अपने पोषण का ध्यान रखना है, एक आंचल से फीडिंग 10 मिनट कराने के बाद दूसरे आंचल पे जाना है, और कुछ तरीके होते हैं कि बच्चे को पकड़ना कैसे है और बच्चे को माँ का आंचल कैसे लेना है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फीडिंग डेफिनेटली होगी, और कोई कारण नहीं है कि माँ का दूध ना आए और फीडिंग ना हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि किस प्रकार से आपको फीड करवाना चाहिए। शिशु को क्या फ़ायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, विशेषकर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या महत्व है, खासकर शिशु के नज़रिए से देखें तो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म लेने के पहले करीब करीब 9 महीने जो भ्रूण है या जो शिशु आने वाला शिशु है या जो जिसने जन्म लिया है वो 9 महीने तक माँ के गर्भ में था और एक विशेष और आदर्श स्थिति में था। जैसे बच्चा माँ के गर्भ में था तो वो एक सुपर टेम्परेचर में था कि टेम्परेचर बाहर कुछ भी हो जाए एटमॉस्फेयर में, लेकिन माँ अपने गर्भ का टेम्परेचर एक नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करती थी। कोई बाहर भूकंप आ जाए लेकिन बच्चा कहीं माँ के गर्भ में है तो उसको कोई धक्का भी नहीं लगता है, और भी सारी स्थिति आदर्श स्थिति बनी रहती है। और जैसा ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद सारी एटमॉस्फेरिक जो एडवर्स इफेक्ट्स है उनका भी बच्चे पे असर पड़ता है। बिल्कुल। तो इन सब स्थिति से बचने के लिए प्रकृति ने जो वरदान दिया है वो दिया है माँ का दूध। बिल्कुल। तो माँ के दूध की विशेषताएं हम बात करने चाहेंगे तो मेरे ख्याल से शाम तक हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में उसको बताएं जैसे हमने पहले भी बात करी है कि वो प्रचुर मात्रा में बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमताएं प्रदान करता है। अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज़, दूसरे जो एंजाइम्स, हार्मोन्स प्रोवाइड होनी चाहिए बच्चे की सुरक्षा के लिए, वो माँ के दूध में होते हैं। जहाँ तक न्यूट्रिशन और बच्चे के आहार का सवाल है तो वो सबसे आदर्श आहार कहलाया जाता है। इसके अलावा बच्चे और माँ के बीच में बॉन्डिंग डेवलप होती है, और जो बॉन्डिंग होती है उससे ममतत्व और आगे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास में बहुत मदद मिलती है। बिल्कुल। और गर्माहट भी मिलती है, जैसे बाहर गर्मी है, ठंडी है, तो जो बच्चे माँ का स्तनपान करते हैं वो माँ से जुड़े रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों से सुरक्षा मिलती है। और कुल मिला के ये आदर्श न्यूट्रिशन में की माँ श्रेणी में भी आता है। तो सभी माँओं को जो माएँ बनने वाली है उनको सभी को ये हमारी तरफ से संदेश है। और अभी 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हम विश्व स्तनपान दिवस भी मना रहे हैं, सप्ताह मना रहे हैं कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम है, और 0 से 6 महीने तक के सिर्फ माँ का दूध ही सेवन बच्चे को करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कितना महत्वपूर्ण है शिशु के लिए, खासकर नवजात शिशु के लिए माँ का दूध। सर, आईएमएस एक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, स्तनपान से क्या संबंध है इस एक्ट? जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि माँ का दूध कितना सुरक्षित है और कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने एक आईएमएस एक्ट भी बनाया हुआ है, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं और कुछ कभी कभी मतलब कम नॉलेज के उसमें कभी कभी गलती से दूसरा दूध, ऊपर का दूध, पानी मिलाकर दूध ऊपर के खाना देना चालू कर देते हैं। तो इन्हीं सब से सुरक्षा करने के लिए, हमारे नवजात शिशुओं को और बच्चों को सुरक्षा करने के लिए ये इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट बनाया गया है। मैं अपने दर्शकों को सेंसिटाइज करना चाहूँगा कि ये एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और इसमें प्रावधान है कि हम दूध में कहीं पानी मिलाते हुए किसी को दिख भी गया तो 6 महीने की सज़ा का भी प्रावधान है। ये पॉइंट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इसका महत्व कितना है, माँ का दूध का महत्व कितना है, कि इसके लिए कानून भी बनाया गया है। और इस कानून के अंतर्गत ये कोशिश की गई है कि माँ के दूध स्तनपान को प्रमोट किया जाए, ऊपरी दूध को कम से कम विशेष परिस्थितियों को छोड़ के ना दिया जाए जी। और दूसरे जो इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स या फार्मूलाज आते हैं उनको डिस्करेज किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर, इस वर्ष की थीम भी बहुत खास है क्योंकि जो आजकल महिलाएं हैं वो ज़्यादातर वर्किंग हैं, तो वर्किंग महिलाओं पर खास है इस वर्ष की थीम, वो है इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग वुमेन्स। तो इस पर भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वर्किंग वुमेन्स क्या करें, क्योंकि उन पर दोहरी जिम्मेदारी रहती है और बच्चे का तो ध्यान रखना ही होता है, साथ में बाकी चीज़ें भी करनी होती है, तो इस पर भी आप प्रकाश डालें। जी, जैसे कि ये स्तनपान सप्ताह के दौरान और हर वर्ष अलग अलग थीम के साथ में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम है
वो जो एक पिन पॉइंट है कि जो वर्किंग वूमेंस को भी हमें प्रमोट करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो इसके लिए अलग अलग प्रावधान है हमारे देश में। वैसे भी 6 महीने की छुट्टी भी मिलती है, पेड लीव का एक प्रावधान है। इसके अलावा जो वर्किंग प्लेस पर जो मदर्स हैं, जो ब्रेस्ट फीड मदर्स है जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को कराती है, उनके लिए प्रॉपर समय का प्रावधान की बात की गई है, उनके लिए प्रॉपर स्थान की बात की गई है और ऐसी सुविधाएं की उपलब्ध कराने की बात की गई है जिससे कि वर्किंग वूमेन जो काम पर भी जा रही हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक तो कराएं। हाँ जी सर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद ऊपरी खाने अन्नप्राशन के साथ में भी 2 साल तक के फीडिंग को कराते रहें। और किन्हीं कारणों से, काम पर जाने के कारण या दूसरे कारणों से वो ब्रेस्ट फीडिंग विथहोल्ड ना हो, बंद ना हो, इसी के ऊपर इस बार की थीम है। बिल्कुल सर। सर मिल्क बैंक भी बनाए जाते हैं, जी। उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मिल्क बैंक अलग अलग हॉस्पिटल्स में, सरकारी सुविधाओं में अलग अलग स्थितियों में उपलब्ध है और उसका प्रावधान यही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ह्यूमन मिल्क होता है जी। वो स्पीशीज स्पेसिफिक और बेबी स्पेसिफिक होता है। किन्हीं कारण से कहीं एक मदर का दूध, कोई परिस्थिति है, कोई खुदा न खास्ता बीमारी है और नहीं हो पाया, बिल्कुल। तो दूसरे बच्चे को लिए, एक बच्चे के लिए दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है कि कोई दूसरी मदर का मिल्क भी एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल। ऊपरी दूध के अलावा। जी। तो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ह्यूमन मिल्क बैंक भी बनाए जाते हैं, जिसमें जो मदर्स मिल्क डोनेट करती हैं तो उसको एक टेक्निकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। जी। और जो बच्चे माँ का दूध नहीं ले पा रहे हैं अलग अलग किन्हीं कारणों से, तो उनको वो दूध प्रोवाइड किया जाता है। और ये भी दर्शाता है कि माँ के दूध की महत्व बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली उसकी माँ का दूध का तो है ही, किसी कारण से उस पर्टिकुलर बच्चे की माँ का दूध उपलब्ध नहीं है, तो हम ह्यूमन मिल्क बैंक से भी दूसरी मदर का भी मिल्क बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर, लाइफस्टाइल की अगर बात करें, महिलाओं की लाइफस्टाइल है या फिर जो न्यू मॉम्स हैं उनकी लाइफस्टाइल है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए, और जो ड्यूरेशन होता है फीडिंग का वो कितना होना चाहिए? अंतराल की अगर बात करें तो कितने कितने घंटे में फीड कराना चाहिए और कैसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए न्यू मॉम्स को? जैसे लाइफस्टाइल हम सभी के लिए एक ये नियम है कि लाइफस्टाइल सबसे पहले तो हमको अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हमारी बात हुई कि बैलेंस डाइट की बात हुई है, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन का मदर्स ध्यान रखें। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी वो कर सकती हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, ये 4 कार्नर स्टोन से अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो जैसे हमने बात करा न्यूट्रिशन, एक फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग और प्रॉपर रेस्ट। करीब करीब 7 से 8 घंटे का रेस्ट भी चाहिए, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर को बीच बीच में जगना भी पड़ता है। और कहीं वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी मदर्स, तो हाँ, मैं अपने दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा आराम मिलता है मदर्स को। क्योंकि जब भी बच्चा रोया, वैसे 1.5 से 2 घंटे में बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए, लेकिन ये जब बच्चा कभी कमज़ोर है, बीमार है, तब ये नियम लागू होता है। लेकिन दूसरे समय पे हम इसको ये बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। तो कभी बच्चा 2 घंटे में भी फीडिंग कर सकता है, कभी 3 घंटे में भी कर सकता है, कभी 1.5 घंटे में भी कर सकता है। तो जहाँ तक के लाइफस्टाइल की बात है, तो वो न्यूट्रिशन का ध्यान रखे, फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखे, प्रॉपर नींद का ध्यान रखे और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखे। बिल्कुल। और ब्रेस्ट फीडिंग करीब करीब 2 से 2.5 घंटे में बच्चे को हर 2-2.5 घंटे में फीडिंग करानी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। बहुत महत्वपूर्ण है स्तनपान करवाना, माँ के लिए भी और शिशु के लिए भी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जिसमें माँ स्तनपान नहीं करा पाती है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें शिशु नहीं ग्रहण कर पाता माँ का दूध? वैसे आइडियली बात किया जाए और हमारे जन साधारण के लिए बात किया जाए, तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में माँ को बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। इवन मैं कुछ उदाहरण दे के बताना चाहूँगा कि जैसे कोई मदर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन भी है या किसी को HIV इन्फेक्शन भी है, तो विशेष परिस्थितियों में भी माँ का दूध वो पिला सकती है। और जैसे हम लोग सभी लोग अभी कोविड से बाहर आए हैं, और उस दौरान भी रिकमेंडेशंस थी अलग अलग परिस्थिति में कि सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और साधारण नॉन मेडिकोस के लिए हमारी तरफ से संदेश यही है कि हर स्थिति में माँ का दूध पिलाना चाहिए। कभी कभी माएँ कंफ्यूज रहती है कि उनको बुखार आ गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कफ कोल्ड हो गया, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कराए कि नहीं कराए। तो इन सभी स्थितियों में सुरक्षित ढंग से वो माँ का दूध पिला सकते हैं और इस दौरान बच्चे को माँ के दूध से सुरक्षा ही मिलती है। बिल्कुल।
और ये इन्फेक्शंस ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ही होंगे, दूसरे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं खांसने से, बोलने से, उनसे भी हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने का कोई उसमें महत्व नहीं है। तो इन सारी स्थितियों में ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और विशेष परिस्थिति, कोई एक्सेप्शनली कोई विशेष परिस्थिति है तो वो ट्रीटिंग डॉक्टर उसके बारे में डेफिनेटली बिल्कुल जानकारी देंगे। बिल्कुल। बहुत एक ये बहुत डाउट रहता है न्यू मॉम्स को, जो भ्रांति रहती है कि फीवर भी होता है तो वो शिशु का अलग कर देती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं रहता। सर, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की है। सर, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो नई माँ बनी है उनको किस प्रकार से आप बताना चाहेंगे कि स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मैं जो सब माएँ अभी जो पहली बार माएँ बनी है या उनने शिशु का जन्म दिया, उनको सबको बधाई दूंगा। और जो आने वाली गर्भवती महिलाएं हैं जो आगे जन्म देने वाली, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आपको एक वरदान है, जो शिशु हुआ है वो एक वरदान है और ये समय लौट के नहीं आता है। तो मेरी तरफ से सभी को ये संदेश है कि 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे का हक भी है और आपका भी हक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे का न्यूट्रिशन, आपकी स्वास्थ्य और आने वाले समय में जो कुछ बीमारियां होती है, लाइफस्टाइल बीमारियां होती है, बच्चे को भी उससे बचाती है और माँओं को भी बचाती है। दुर्भाग्यवश महिलाओं में कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर या ओवरियन कैंसर और दूसरे कुछ कैंसर्स होने की संभावना रहती है। तो ये जो माएँ 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को स्तनपान कराती है और 2 साल तक के एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उनको ये सब बीमारियां होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश टिक्कर सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी स्तनपान से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को दी। बहुत अच्छे से बताया कितना महत्वपूर्ण है स्तनपान करवाना, माँ के लिए भी, शिशु के लिए भी, और किन स्थितियों में आप नहीं पिला सकते हैं या कितना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सर। दर्शकों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि सावन का महीना है, तो आइए चलकर आपको सुनाते हैं भजन। शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर पार्वती पदेश्वर गलरोंडमाला महामाय महेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर पार्वती पदेश्वर गलरोंडमाला महामाय महेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर जटा में गंगा जटा में गंगा जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति शंकर 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 गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति 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 शंकर शंकर गिरिजापति 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 शंकर शंकर गिरिजापति पार्वती पतीश्वर पतीश्वर शंकर शंकर गिरिजा
शङ्कर गिरिजापति शङ्कर 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 गिरिजापति शङ्कर गिरिजापति शङ्कर 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 गिरिजापति पार्वती 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 शङ्कर गिरिजापति पार्वती शङ्कर जटा में गंगा जटा में जटा में जटा में जटा में जटा में गंगा 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 जटा में गंगा। तो दर्शकों, ये था एक मधुर सा भजन आपके लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश में उद्योगों के बारे में। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में है श्री तरुण कटारे जी, OSD उद्योग विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है तरुण सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रदेश के विकास की जब बात करते हैं तो उद्योग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है कि किसी भी देश की, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है वो कृषि और उद्योगों पर आधारित होती है। अगर उस प्रदेश में अच्छी कृषि है और उद्योगों की स्थापना पर्याप्त मात्रा में है तो आर्थिक रूप से भी सक्षम होता है और बेरोजगारों को रोजगार देने में भी उद्योग हमारे सक्षम होते हैं। बिल्कुल सर। सर, उद्योग से क्या तात्पर्य है, उसके बाइफरकेशन के बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, उद्योग 4 प्रकार के उद्योग हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो सूक्ष्म उद्योग, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर कोई उद्यमी करता है तो वो सूक्ष्म उद्योग कहलाता है। उसके बाद में लघु उद्योग, जिसमें 1 करोड़ रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का प्लांट और मशीनरी स्थापित किया जाए तो वो सूक्ष्म लघु उद्योग कहलाता है। और 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होता है तो वो मध्यम कैटेगरी का उद्योग होता है। और 50 करोड़ रुपए से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट उसमें उद्योग में अगर प्लांट एंड मशीनरी में करते हैं तो वो वृहद उद्योग की श्रेणी में आता है। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, जो जैसा उद्योग स्थापित करना चाहता है, वो इन कैटेगरी में से स्थापित कर सकता है। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं और काफ़ी पुराने उद्योग हैं। तो उन उद्योगों को किस प्रकार से स्थापित किया गया और शासन द्वारा क्या मदद की जाती है? देखिए, मध्य प्रदेश शासन की जो औद्योगिक नीति है वो भारत में जो हमारे सभी राज्य हैं उनमें से श्रेष्ठ नीतियों में से एक नीति है। और हम जो भी उद्योगपति हमारे प्रदेश में, हमारे जिलों में निवेश करना चाहते हैं, उनका शासन उद्योग विभाग के माध्यम से वार्म वेलकम करता है, स्वागत करता है। और इतनी लिबरल और इतनी उदार नीति बनाई हुई है कि अब आप देख रहे हैं कि पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। भारत में हमेशा ये कहा जाता था कि मध्य प्रदेश पिछड़ा और बीमारू राज्य है, बट आज विकसित और विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में मध्य प्रदेश आ गया है। और जिस तरीके से हमारे प्रदेश में हमारा पीथमपुर, मंडीदीप, मालनपुर और अन्य जिलों में जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब हम जो है विकासशील और विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आ गए। बिल्कुल सर, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये किस प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं और किस प्रकार के उद्योग स्थापित होने की संभावनाएं हैं भविष्य में? देखिए, समय के साथ साथ में उद्योगों के विकास भी बदलता रहता है कि आज पहले कंप्यूटर का युग होता था, आज सोलर एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस है। तो सोलर एनर्जी के मध्य प्रदेश में बहुत सारे प्लांट्स, सोलर एनर्जी के पैनल और उन्हें सोलर एनर्जी का उत्पादन दोनों करने के लिए मध्य प्रदेश में काफ़ी इन्वेस्टर्स देश के अन्य राज्यों से और विदेशों से भी। और आजकल वर्तमान में फूड प्रोसेसिंग उद्योग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का निर्माण और उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स, जो अन्य उसके पुर्जे कल पुर्जे होते हैं, उनका निर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स, आजकल से बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं। आपको मैं संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वेस्ट लाइफ कॉरपोरेशन, जो साउथ का बहुत बड़ा ब्रांड है, वो
अभी मध्य प्रदेश में उज्जैन में, हमारे उज्जैन जिले में स्थापित हुआ है और उनका उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है और वो देश में ही नहीं विदेश में भी अपने वस्त्रों का निर्यात करते हैं। इसी तरह एक गोकुलदास कंपनी है, उनके द्वारा भी हमारे भोपाल में ही बगरौदा अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर उद्योग का स्थापना करके प्लांट प्रारंभ कर दिया गया है और उनके द्वारा आप जो अपने रेडीमेड गारमेंट्स में जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए कपड़े बनाए जाते हैं और कपड़े भारत में भी और विदेश में भी उनके द्वारा निर्यात किए जा रहे हैं। तो इस समय मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है, इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है और उसको देखकर एक जब इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो उसको देखकर अन्य इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं कि जब वो स्थापित उद्योग हो चुका है तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा वातावरण है और उसके लिए एक दूसरे से जब कन्वे होती है बात तो उद्योग प्रदेश में आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं और नए नए क्षेत्र के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इससे रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी सर मध्य प्रदेश में। तो किस प्रकार से जो बेरोज़गार हैं उनको किस प्रकार से सहायता प्राप्त होगी, वो भी थोड़ा सा प्रकाशन। देखिए, जो आजकल फूड प्रोसेसिंग और रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज हैं, ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव यूनिट्स हैं। इसमें उत्पादन के साथ साथ में बेरोजगारों को, बहुत सारे बेरोजगारों को 1000, 2000, 4000 जैसी यूनिट होती है, उसमें रोजगार की संभावना रहती हैं और महिलाओं के लिए भी ये रेडीमेड और टेक्सटाइल वाले यूनिट्स हैं वो काफ़ी मुफीद माने जाते हैं, उनके लिए उचित माने जाते हैं और महिलाओं को भी उसमें बेरोजगारी हटाने के लिए रोजगार उपलब्ध होता है और अधिक से अधिक जो हमारे बेरोजगार युवा हैं वो भी उसमें रोजगार प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। सर, इसमें शिक्षा या स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है? देखिए, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हैं। कम से कम 5वां पास हो जो हस्ताक्षर कर सकता हो, प्राइमरी बात समझ सकता हो, और 5वें से लेके और ऊपर जितनी भी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की है। और उसके लिए हमारे प्रदेश में विभिन्न जिलों में, लगभग सभी जिलों में IITs और प्रशिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। और अभी आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि हम पीतमपुर में जी एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस एकेडमी को वोल्वो आइशर, जो ऑटोमोबाइल बनाने का बहुत बड़ा एक ब्रांड है, वोल्वो आइशर, जो ट्रक्स आप देखते हैं उनमें आपको वोल्वो आइशर कंपनी के ट्रक बहुत बहुतायत में मिलेंगे। उनके साथ में हमारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और CII, हम तीनों मिलके एक एकेडमी प्रारंभ करने जा रहे हैं पीतमपुर में। और वहाँ पर पात्रता के अनुसार उनको एडमिशन दिया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, और अगर वो प्रशिक्षण पर्याप्त उचित रूप से प्राप्त कर लेते हैं तो उनको रोजगार की भी गारंटी होगी। वहीं के वहीं वोल्वो आइशर या अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उन युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध। बिल्कुल तरफ सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कितना महत्वपूर्ण है। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी बहुत काम कर रहा है उद्योग विभाग और किस प्रकार से इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो नीति है वो बहुत ही आसान बनाई गई है, बहुत ही फेवरेबल बनाई गई है जिससे इन्वेस्टर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को उद्योग से जुड़ी हुई दी। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि फ़िटनेस बहुत महत्वपूर्ण है और जो फिट रहता है वही हिट रहता है। तो आइए देखते हैं योग में क्या कुछ खास है। आज एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ योग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि कालरा मैडम मौजूद हैं। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि योग क्या है व योग की क्या महत्वता है। योग की महत्व, देखिए, योग का अगर हम बात करें तो एंशिएंट टाइम 5000 साल ले लीजिए, तब से ये पुरानी प्राचीन सभ्यता है हमारी योग की, और आज भी मॉडर्न टाइम में इसकी इम्पोर्टेंस कहीं कम नहीं हुई है। तो हम बात करेंगे शारीरिक, मानसिक, किसी भी स्तर पर योग का महत्व आज भी है। और देखिए, आज के मॉडर्न टाइम्स में बच्चे इतने स्ट्रेस में हैं, उनको अपने स्ट्रेस से कोप करने के लिए योग का सहारा लेना ही पड़ता है। शारीरिक स्तर पर भी देखें तो बहुत सारे रोगों में आपको निरोगी काया जो कहते हैं वो योग से प्राप्त होती है।
क्या हर एज का इंसान, हर उम्र का इंसान योग कर सकता है? बिल्कुल, हर उम्र का इंसान योग कर सकता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि 7-8 साल के बच्चों को योग स्टार्ट करवाया जाए, बट मैं ये कह सकती हूँ कि एक 100 इयर्स ओल्ड भी योग कर सकता है, बस अपनी कंडीशन को समझते हुए, अपने डिजीज़ को समझते हुए, अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को जानते हुए ही स्टार्ट करें। धीरे से लेट जाएंगे, पीठ के बल आरामदायक पोजीशन में लेट के धीरे से दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटने को होल्ड करेंगे। एक गहरी श्वास अंदर लेते हुए श्वास छोड़ते हुए हमको अपने कंधों को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए घुटने को जितना हो सके अपनी छाती के पास लेके आएंगे। हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटनों को होल्ड करेंगे, एक गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को फैला लेंगे। हमारा अगला आसन है नौकासन। एक गहरी श्वास अंदर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमको हमारे अगले आसनों में हम लेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम भुजंग आसन और उसके बाद निरालंब आसन यानी कि मकर आसन। भुजंग आसन करने के लिए धीरे से अपनी जगह पर पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेलियों को चेस्ट के दोनों तरफ लगाना है, गहरी श्वास भरते हुए छाती तक के भाग को उठाना है, यथाशक्ति रोक के रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को जमीन पर रखेंगे। इस प्रकार से रखेंगे कि इस पर हम कंफर्टेबली अपनी चिन को टिका सकें। इसमें ध्यान रहे कि दोनों कोहनियां एक दूसरे से मिली हुई रहे। कोहनियों को ना ज्यादा आगे रखना है ना ज्यादा पीछे। दर्शकों, ये तो था कुछ खास फिटनेस से जुड़ा हुआ, और अब बात करेंगे वृद्धों के लिए कानून पर, और हमारे साथ हैं एडवोकेट गुंजन चौक से। बहुत बहुत स्वागत है गुंजन आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं वृद्धों के कानूनों के बारे में। क्या कुछ खास कानून बनाया गया है शासन द्वारा वृद्धों के लिए? बिल्कुल, 2007 में एक स्पेशल कानून लाया गया था जिसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। जैसे कि हम नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ये बुज़ुर्गों के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए और उनके वेलफेयर के लिए एक स्पेशल कानून लाया गया था। बिल्कुल। मेंटेनेंस में क्या इंक्लूडेड होता है? उनकी खाने पीने की ज़रूरतें, उनकी हेल्थ, उनके लिए एक रहवास की ज़रूरत, उनको शेल्टर, उनको मेडिकल अटेंशन, वो सभी कुछ चीज़ें जो पहले कोई स्पेशल कानून जिसका नहीं था वो 2007 में लाया गया। अब इस कानून के तहत बहुत से दायरे बढ़ गए। जैसे कि आप एक बुज़ुर्ग अपने या कोई माता पिता मेंटेनेंस किससे मांग सकते हैं? पहले एक धारणा होती है, जनरल धारणा की मेंटेनेंस सिर्फ आप अपने लड़के से मांग सकते हैं या ये लड़के का ही एक लायबिलिटी है माता पिता के प्रति, पर ऐसा नहीं है। कानून ने इसके दायरा बढ़ाया। बुज़ुर्ग और माता पिता मेंटेनेंस अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने पोते से और अपने पोती से, जो अडल्ट हैं, उन सबसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं और ये उनका अधिकार है कि उन्हें मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस मतलब वो अपने खाने का, वो अपने रहवास का, वो अपने मेडिकल के लिए पैसे डिमांड कर सकते हैं और अलग से इन सारी सुविधाओं को भी डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इस कानून और भी विस्तार से हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं, और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान। देखिए, इस कानून के तहत हम इजी प्रोसीजर बनाया गया। जैसे कि पहले हम सब जानते हैं कि कानून है तो आपको कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस कानून के तहत एक स्पेशल मेंटेनेंस ऑफिसर बनाया गया है। जी। हर डिस्ट्रिक्ट में
एक मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल बनाया गया है जिसका पूर्ण रूप से काम होगा कि बुजुर्गों के आए हुए आवेदन को डिसाइड करना और 90 दिन के अंदर डिसाइड करना। एटलीस्ट अब वो भी चीज़ें, धारणाएं बदल गई हैं इस कानून के आने से कि आपको सालों कोर्ट में लड़ना पड़ेगा और तब जाके आपको अपना हक मिलेगा, वैसा नहीं है। आपको 90 दिन के अंदर आपको अपने अधिकार, आपके अपने हक आपको प्राप्त हो सकते हैं और आपको बिना किसी दुविधा के आपको सिर्फ एक आवेदन देना है। और ज़रूरी नहीं है बुजुर्ग वो आवेदन स्वयं जाके दें, वो आवेदन बुजुर्ग की तरफ से कोई और व्यक्ति दे सकता है, कोई एनजीओ दे सकता है, कोई संस्था दे सकती है। और अब उस आवेदन के तहत बुजुर्गों का उनको उनका अपना जो हक, जिसके वो हकदार हैं, वो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन कितने जागरूक हैं बुज़ुर्ग अपने अधिकारों को लेकर? आपने बहुत अच्छे से बताया, जो कानून बनाया गया है वो वृद्धों को देखते हुए बनाया गया, उनको सहूलियत देने के लिए बनाया गया है, लेकिन कितने जागरूक हैं वृद्ध? देखिए, इस जागरूकता की अगर बात करें तो कानून ने एक बहुत अच्छा पहल किया है इसी कानून के तहत कि हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने राज्यों में ये काम करना पड़ेगा कि कानून की जागरूकता पे भी काम करना पड़ेगा, जिसके चलते काफ़ी इस कानून को लेके स्पेशली काफ़ी जागरूक प्रोग्राम्स चले। अगर मैं मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं तो 2009 में ये कानून मध्य प्रदेश में लागू हुआ था और 9 से लेके अभी तक अधिकतर काफ़ी जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में हमने स्वयं इसकी जागरूकता प्रोग्राम्स चलाए हैं। अधिवक्ताओं के मामलों से, एनजीओ के माध्यम से, सरकार ने अपने चैनल्स पे कई डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं ताकि इस कानून को घर घर तक पहुंचाया जा सके। पर हाँ, कमी उसमें थोड़ी है क्योंकि अभी भी कई बुजुर्ग हैं जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है और अभी भी वो इसी धारणा में है कि अगर वो बच्चों से नहीं मांग सकते, और पहली बात वो अपने सिर्फ बेटे से मांग सकते हैं, पोते या पोती से या बेटी से नहीं मांग सकते, और वो कोर्ट कचहरी के उस लंबे प्रोसेस में फंस जाएंगे। लेकिन अब आपके पास एक ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं और 10,000 रुपये प्रति माह तक अपने लिए मेंटेनेंस की राशि की डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या प्रक्रिया रहती है? कोई वृद्धजन है, अगर उन्हें उनके बच्चों का सहारा नहीं प्राप्त हो रहा है तो पूरा प्रोसीजर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि किस प्रकार से कहां संपर्क कर सकते हैं और कहां पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया, हर डिस्ट्रिक्ट में अब एक मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का गठन हुआ है। ये मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल अधिकतर एसडीएम लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसको देखते हैं। वहाँ पर आप अपना आवेदन दें, या तो स्वयं दें या किसी एनजीओ के माध्यम से पहुँचाएं। उस आवेदन के अनुसार आपके बच्चों को नोटिस जाएगा, बच्चों को बुलाया जाएगा सुनवाई में, और उस सुनवाई से ये फैसला दे दिया जाएगा 90 दिन के भीतर कि आपको कितनी राशि बच्चों द्वारा, एक बेटा है या 4 बेटे हैं तो उन चारों के द्वारा, या एक बेटा या एक बेटी है तो उन दोनों के द्वारा, अगर बच्चे नहीं हैं, अगर पोता या पोती हैं तो उनके द्वारा आपको इमीडिएटली सहायता मिलना शुरू हो जाएगा। और उस कानून के तहत एक बहुत अच्छी बात यह है कि 90 दिन में तो आपके एप्लीकेशन को फाइनली डिसाइड करना होता है अथॉरिटीज़ को, पर इस बीच भी जो आपके खर्चे हो रहे हैं, आने जाने के जो एक्सपेंस लग रहे हैं या आपका जो भी खर्चा हो रहा है, वो भी आपको वहाँ से दिलवाया जाएगा। अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है तो आपको वो दिलवाया जाएगा। देखिए, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको बच्चे पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, बिल्कुल उनको अबैंडन कर देते हैं, उनको वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। इस कानून के तहत बुजुर्ग चाहें तो अपने बच्चों के ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब इस कानून के तहत ये साफ साफ आ चुका है कि जो बच्चे अपने माता पिता का त्याग करते हैं उन्हें 3 माह तक की सज़ा का भी प्रावधान इस कानून में दिया गया है। किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? देखिए, इम्प्रिजनमेंट भी है कि 3 महीने उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, उन्हें फ़ाइन भी दिया जा सकता है। तो दोनों ही कैटेगरी की सज़ा इसमें दी गई है। डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरीके से अबैंडन किया, रोड पे छोड़ा है या अपने सिर्फ घर में रख के उनको अगर खान पीन नहीं दिया जा रहा है तो उन्हें खान पीन देने का प्रावधान किया जाता है। तो सिचुएशन के हिसाब से दूसरी तरीके की सज़ा है जो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की है। बिल्कुल, काफ़ी भावुक सिचुएशन रहती होगी क्योंकि माँ बाप के लिए बहुत ही सबसे मुश्किल यही कार्य होता है कि वे अपने बच्चे के खिलाफ लड़ें। जी, देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो कानून है, पर चूंकि मैं कई वृद्धाश्रमों से जुड़ी हूँ तो मैंने बुजुर्गों से जब इंटरेक्शन किया तो पता चला बहुत कम बुजुर्ग हैं आज भी जिनका कहना है कि हम बच्चों के खिलाफ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तो मेरा उन सब बुजुर्गों से भी एक निवेदन है कि ये कोई कानूनी लड़ाई नहीं है, ये आपके अपने अधिकार हैं। अगर आप अपने अधिकार नहीं मांगेंगे या आप इस चीज़ को इस तरह छोड़ देंगे तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और समाज में ये इस तरीके की नैतिकता होना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चे को पता होना चाहिए
कि उसकी जिम्मेदारी है उसके माता पिता और उसके अपने घर के बुजुर्गों को ख्याल रखना, उनका मेंटेन करना, उनको सारी सुख सुविधाएं देना जिसके वो हकदार हैं, वो उन्हें मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या कुछ बच्चों को भी जागरूक करने के लिए किया जाता है शासन द्वारा कि वे भी जागरूक रहें और ऐसा हो ही ना कि वे अपने वृद्धजनों को आश्रम में छोड़ाएं? या देखिए, ऐसा ये कुछ एक करें? बहुत अच्छी बात आज दूरदर्शन के माध्यम से सामने आई है कि जागरूकता हमेशा दूसरे और पे ज़्यादा चल रहा है कि हम बुज़ुर्गों को जागरूक कर रहे हैं कि आपके पास एक कानून है, पर हाँ बिल्कुल बच्चों को ज़्यादा जागरूक करना चाहिए कि नैतिकता के तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी कि एक आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आपको अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखना है, उनको मेंटेन करना है, लेकिन कानूनी रूप से भी अगर अब आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका फल, उसकी पेनल्टीज आपको भुगतनी बिल्कुल पड़ेगी। गुंजन मैम, हम चर्चा जारी रखेंगे और हमारे साथ अब जुड़ेंगे डॉक्टर मिश्रा जी जो कि फिजिशियन हैं। जानेंगे उनसे मलेरिया और डेंगू के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर हम जानना चाहेंगे, डेंगू और मलेरिया काफ़ी फैलता है इस मौसम में, तो क्या लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, बरसात के मौसम में मॉस्किटो जो डिजीज है, मॉस्किटो से जो फैलते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। रीजन यही होता है कि वाटर कलेक्शन वगैरह, छोटे 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 गड्ढे जो है उनमें काफी पानी भर जाता है और वहाँ पे ये ब्रीड करते हैं, वहाँ पे पनपते हैं। जी, ये रीजन रहता है। और डेंगू का जो बच्चा होता है, एडीज मॉस्किटो होता है, वो यूजुअली डे टाइम बाइटिंग करता है और घर के अंदर पाया जाता है, कहीं घर के अंदर गमले वगैरह हुए या फ्लावर वेस्ट हुए या कुछ कोना में बिल्कुल। रहता है। बिल्कुल तो बचाव के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे ज्यादा तो इस तरह के गड्ढे अगर आपके आसपास में या कूलर में पानी भर के रखा हुआ है तो उनको कलेक्ट ना होने दें ताकि मच्छर पनप ना पाए। और साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल वगैरह जो भी इनको कंट्रोल करने के लिए आते हैं वो उससे कंट्रोल भी करें। बिल्कुल बिल्कुल और सर। लक्षण में डेंगू सामान्यतः तो बुखार कराता है, वीकनेस कराता है। 90-95% केसेस में सिंपल 3 से 4 दिन की इलनेस के बाद मरीज जो है उसको अच्छा महसूस होने लगता है। जी, और पानी अच्छा पीना रहता है, रेस्ट करना रहता है और बुखार के लिए पैरासिटामोल जैसी दवाई का सेवन कर सकते हैं। एंटीबायोटिक वगैरह की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक डॉक्टर के आपके टच में रहना चाहिए। प्लेटलेट्स वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता है कि प्लेटलेट काउंट कहीं बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं। जी, अदरवाइज 95% केसेस में आराम से आसानी से रिकवर हो जाती है। जी, मलेरिया में हमें टेस्ट कराना चाहिए और टेस्ट करा के अगर ऐसा लग रहा है कि मलेरिया पॉजिटिव आया है जी, तो उसके लिए जरूरी दवाएं हम चिकित्सक को दिखा के ले सकते हैं। अलग अलग तरह की दवाएं आती हैं जो अलग अलग तरह के पेशेंट, एज, फीमेल, प्रेग्नेंट लेडी, उस हिसाब से चिकित्सक देख के उचित दवा देता है। बिल्कुल। ये क्या संक्रमित बीमारी है सर, मलेरिया और डेंगू? संक्रमित बीमारी मीन्स इनका मॉस्किटो बाइट से ही होता है। मतलब मच्छर जो है फिर एक पेशेंट से काट के फिर दूसरे में काटता है, तो इस तरह से ये संक्रमण फैलता है। जी सर। तो मॉस्किटो बाइट से ही इनका जो है इन्फेक्शन होता है। जी सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वे स्कूल भी जाते हैं, हर जगह हम लोग सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं, तो किस प्रकार से उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी चाहिए? देखिए, बरसात के मौसम में सबसे बड़ी चीज तो होती है कि हमें प्रिकॉशन, प्रिवेंशन पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए। जी, उसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए धूप अच्छी लें, धूप नहीं मिल पाता, विटामिन डी वगैरह का सेवन बराबर करते रहें ताकि बिल्कुल। दूसरे भी वर्षा जनित रोग जो है उनसे भी बचाव हो सके। जी, खाना अच्छा लें, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह का अच्छा सेवन करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है और ऐसी कंडीशन में अगर इन्फेक्शन होता है तो जी। सीवियर हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत खान पान का ध्यान रखें, बिल्कुल बाहर की सर। चीजें यूजुअली ना खाएं, घर में ही बनी हुई चीजें खाएं, पानी का अच्छा साफ सुथरे पानी का सेवन करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और हम बात कर रहे हैं वृद्धजनों के बारे में, वृद्धजनों से जुड़े हुए कानूनों के बारे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट गुंजन जी। गुंजन जी, आप बता रहे थे कि बच्चों को भी जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है और उनके जागरूक रहने से ऐसी परिस्थिति ही नहीं आएगी कि वृद्धजनों को आश्रम में जाना पड़े या उन्हें लड़ाई लड़ने पड़े या कानून का सहारा है। देखिए, बच्चों को ये जानना भी ज़रूरी है कि इस कानून के तहत दायरा बहुत बढ़ चुका है। जी, अब कई बच्चों को लगेगा कि माता पिता या बुजुर्ग नहीं है, इसमें माता पिता को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इवन इफ अगर वो सीनियर सिटीजन्स नहीं है तब भी माता पिता का दायरा बढ़ाया हुआ है। माता पिता कौन? जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जी, या जो आप
आपके अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, कई बार बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, उन पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, या आपके स्टेप फादर या आपकी स्टेप मदर, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। मतलब आप इस चीज़ से नहीं बच सकते कि ये स्टेप फादर या स्टेप मदर है इसलिए आपको इनको कोई मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल इस कानून के तहत आपको इनके भी मेंटेनेंस और इनके भी भरण पोषण और इनके वेलफेयर का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि आप एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स का रखते हैं। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी उन माता पिता के लिए जिन्हें लगता है कि जो संतानहीन है, इस कानून के तहत आप अपने रिलेटिव से भी, जो आपके रिश्तेदार हैं, आप उनसे भी भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं। अगर आप असमर्थ हैं तो आप उनसे भी पैसे की, अपने रहने की, अपने खाने पीने की व्यवस्था डिमांड कर सकता है उन रिश्तेदारों से जो आपके बाद या तो आपकी प्रॉपर्टी को अर्जित करेंगे या आपके रहते आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम की हुई है, आप उन रिश्तेदारों से भी भरण पोषण मांग कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं या उनको दे देते हैं और बाद में वो बच्चे उनके भरण पोषण करने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कानून में प्रावधान है कि आप एक आवेदन दें। आप ये आवेदन कहीं भी दे सकते हैं, जहां आप रह रहे हैं उस शहर में दे सकते हैं। अब ये शहर वाइज बनी है, ये जो ट्राइब्यूनल बना है ये शहरों में बना हुआ है। आप अपने शहर में दे सकते हैं, जिस शहर में आपके बच्चे रह रहे हैं आप वहाँ दे सकते हैं और अपने उस प्रॉपर्टी का जो आपने दिया उसका कैंसिलेशन भी करा सकते हैं। तो उन बच्चों को भी अब पता होना चाहिए कि कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लालच में प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं लेकिन अपने माता पिता को त्याग देते हैं। सुनने में शायद ये बात आपको और हमको अजीब लगेगी, पर ये हमारे समाज की हकीकत है और समाज का एक वर्ग है जो इस तरीके का है, जो अपने बुज़ुर्गों को त्याग रहे हैं और बुज़ुर्ग वहाँ परेशान हैं, जो आश्रमों में हैं। अगर बच्चों को इस तरीके की विचारधारा लानी पड़ेगी तो आश्रमों की ज़रूरतें ही शायद हमारे समाज से ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन कहीं ना कहीं जो वृद्धजन होते हैं वे कोर्ट कचहरी से भी डरते हैं। वो एक कदम भी उठाने से डरते हैं कि कोर्ट कचहरी कौन जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहेंगे और वकील की ज़रूरत जब पड़े तो इन वृद्धजनों को कैसे उन वकीलों के बारे में पता चले? देखिए, अगर कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते हैं तो सरकार सिर्फ ये नहीं कह रही है कि आप बच्चों से मांगे, जहां सरकार भी प्रोवाइड कर रही है। सरकार इस कानून के तहत भी सरकार को ये बोला गया है कि हर एक स्टेट में और हर एक शहर में एक आश्रम का गठन होना है जहां 150 बुजुर्ग वैसे रह सकते हैं जो अपने आप में सक्षम नहीं है, जो असमर्थ हैं या जिनके बच्चों से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है, वहाँ सरकार उनकी सहायता करेगी। तो कई बार बुजुर्ग होते हैं जो अपने बच्चों से लड़ाई नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सड़क पर रहें या वो इधर उधर भटकें। वो बिल्कुल आएँ, वो आवेदन दें, वो सरकार उनको सारी सुख सुविधाएँ प्रोवाइड करेगी। और रही बात वकीलों की, तो देखिए कई NGOs बने हुए हैं, आश्रमों में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आप पहुँचें और आप वकीलों के थ्रू संपर्क करें, आप दूरदर्शन के माध्यम से संपर्क करें, आप चैनलों के माध्यम से संपर्क करें। सुख सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई है, बस कमी है तो आपकी जानकारी की जो आज आपको मिल गई है। आप टोल फ्री नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और आपको वकील सरकार उपलब्ध करा कर देगी। बिल्कुल, क्या कोई टोल फ्री नंबर आप हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? जी बिल्कुल, कई NGOs के नंबर हैं, वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो हम आपको देंगे। बिल्कुल। NGO किस प्रकार से सहायता करते हैं वृद्धजनों? NGO तीनों प्रकार से सहायता करते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। अगर आपको रहने की व्यवस्था चाहिए तो रहने की व्यवस्था भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको आश्रमों में भेजने के लिए हेल्प करते हैं। और तीसरे, अगर आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए तो वो आपकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं और आपकी तरफ से आवेदन सरकार को देते हैं, आपकी तरफ से आवेदन इस मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल को देते हैं और आपके अधिकार आपको अपने घर पर ला के देते हैं। बिल्कुल। चलते चलते क्या संदेश आप देना चाहेंगी, खासकर जो वृद्धजन हमें सुन रहे होंगे उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने हक ना मांगूं। ये आपके अधिकार हैं, ये आपको मांगने पड़ेंगे। आज आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे तो आने वाले समय में कि कोई भी ऐसी स्थिति हमारे समाज में नहीं बनेगी जहां पर कोई त्याग करेंगे, चाहे वो डर से ही क्यों ना हो। एक होता है आपको मॉरली समझाना, प्यार से समझाना, और दूसरा हथियार होता है कि आपको डर से समझाना। समझाना जैसे भी है ये आपका ही काम है, आपको ही अपने बच्चों को इस तरीके से समझाना पड़ेगा कि ना वो आपका त्याग करें
और ना ही समाज में अगर कहीं वो त्याग देंगे तो उसे भी रोकें। बिल्कुल गुंजन जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, कानून से जुड़ी हुई बातें बताई हमारे दर्शकों को, वृद्धों से जुड़े हुए कानून के बारे में जानकारी दी, उनके बच्चों के लिए क्या कुछ शासन द्वारा सज़ा दी जाती है, बहुत अच्छे से बताया आपने विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। नमस्कार।